जब भी हम सभी इन्वेस्टर्स पीई रेशियो के बेस पे किसी कंपनी को कंपेयर करते हैं तो कई बार हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में पीई रेशियो सही तरीके से हमें वैल्यू करने में हेल्प नहीं कर पाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एक सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना चाहते हैं, इसके अलावा हम कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स को परखना चाहते हैं, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो रेशियोज हैं और कौन से वो फंडामेंटल्स हैं जो कि हम पीई रेशियो के बदले उस कंपनी के चेक कर सकते हैं, जिससे हमें और ज्यादा बेहतर इमेज कंपनी के रेवेन्यूज की, कंपनी के ऑपरेटिंग डिसीजन की और कंपनी के मैनेजमेंट की मिल पाए। कंपनी के पास कितना एसेट है, कितनी इक्विटी है, कितना फंड है, उस बेसिस पे कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, ये फिगर हमें कैसे पता चलेगा। अब हम बात करेंगे डिटेल में पीई रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू, EBITDA एंड EV बाय EBITDA के बारे में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और आपको बहुत कंसेप्चुअल चीजें सीखने मिलेंगी, जिससे आप एक बेहतर तरीके से उस कंपनी को चुन पाओगे जो अपने इक्विटी पे ज्यादा कैश जनरेट कर पा रही है। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बेस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो के बारे में। आप सभी पीई रेशियो को जानते ही हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने पहले के बहुत सारे वीडियोस हमारे चेक किए हुए हैं, और अगर तो नहीं तो मैं यहां पर ऊपर आई कार्ड पे आपको पीई रेशियो का वीडियो भेज दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पीई रेशियो का जो लिंक है वहां जाके पीई रेशियो के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। आपके लिए मैं एक ब्रीफ बता दूं, पीई रेशियो होता है प्राइस ऑफ द शेयर रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसा निकाला जाता है? जो कंपनी की टोटल प्रॉफिट, टोटल अर्निंग्स होती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में जो बॉटम फिगर टोटल अर्निंग्स आती है, वो अर्निंग्स को अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाता है। एक शेयर के पीछे कंपनी की कितनी अर्निंग्स इंडिविजुअल को मिल रही है, शेयर धारक को मिल रही है। अब प्राइस ऑफ द शेयर, अभी मार्केट उसको कितना प्राइस दे रहा है, कितना वैल्यू दे रहा है, प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर हमें बताता है पीई रेशियो, जिसको हम प्राइस मल्टीपल या फिर अर्निंग मल्टीपल भी कहते हैं। यानी कि कितना अमाउंट मैं उस कंपनी की ₹1 की अर्निंग लेने के लिए कितना रुपीस मैं पेमेंट करने को तैयार हूं, कितना मल्टीपल, उसको कहेंगे पीई रेशियो। पीई रेशियो की क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पीई रेशियो कई सारे केसेस में ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है, यानी कि कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स अच्छे हैं और कंपनी से इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है, तो उसका पीई इंक्रीज है। अब अगर पीई डिक्रीज है, अगर पीई बहुत कम है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीई के भरोसे पे हम ये सोच सकते हैं कि कंपनीज का जो ग्रोथ एस्पेक्ट है, फ्यूचर है, वो इतना ब्राइट लोगों को नजर नहीं आ रहा है। हम इन्वेस्टर्स को, हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उसका फ्यूचर इतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा है। अब इसको सोचने का दूसरा तरीका भी है। पीई रेशियोज अगर कंपनी का ज्यादा है तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन अगर कंपनी ग्रो नहीं करती है तो ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है वो वापस ले लेते हैं, जिस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस और गिर जाता है। तो कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स भी ऐसी गलतियां कर देते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत प्रेडिक्शन कर देते हैं, किसी कंपनी में ओवर बाइंग शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे एफआईआईज हैं, कुछ ऐसे डीआईआईज हैं जिन्होंने बहुत बल्क में शेयर्स ले ली, जिसकी वजह से किसी शेयर का प्राइस और उसका पीई, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी कि सप्लाई इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, तो प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंपनी का पीई इंक्रीज हो गया, तो उसमें ओवर बाइंग शुरुआत हो गई। अब हम जानते हैं कि पीई इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि वहां पर ओवर बाइंग हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई या कंपनी का बिजनेस इंप्रूव हुआ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर बाइंग उसका पीई इंक्रीज हो गया। तो इस
स्टेटमेंट में इस सिचुएशन में पीई ये नहीं दिखा रहा है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है, लेकिन ओवर बाइंग की वजह से पीई इंक्रीज हो चुका है, जो कि एक सही ट्रू वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स को, हम एनालिस्ट को नहीं दे पाएगा। अब ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छे फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन अभी तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स ने अभी तक उनको सही रेट नहीं दिया है, इसलिए उनका पीई बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगी या नहीं कर पाएगी, बट वो अभी तक तराशी नहीं गई है, अभी तक उसको पहचाना नहीं गया है, तो इनको वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है। तो इस केसेस में पीई रेशियो का स्टेटमेंट अलग हो गया, तो ज्यादा पीई रेशियो भी भरोसेमंद नहीं है और कम पीई रेशियो में भी भरोसा नहीं हो पाता है। तो अब ऐसा कौन सा रेशियो है, कौन सा फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसकी मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि कंपनी के पास जो कैपिटल है, जो उन्होंने डेब्ट लिया है, जो उन्होंने इक्विटी से रेज किया है, या जो उनके ऑपरेशन से, प्राइमरी ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट बना पा रही है, वो हम कैसे पहचानें? उसके लिए हम बात करेंगे इबिटडा के बारे में। ईबी बाय इबिटडा। ईबी बाय इबिटडा एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है, एक ऐसा रेशियो है जिसकी मदद से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी की ट्रू वैल्यूएशन करने को मिल जाएगी। एंटरप्राइज वैल्यू, ईबी बाय इबिटडा का जो हम डिटेल्ड अब समझेंगे, उसमें पहला टर्म है एंटरप्राइज वैल्यू, जिसको न्यूमरेटर ऊपर रखा जाता है। एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि कंपनी की कुल कीमत, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम डेब्ट लेस कैश को ऐड कर देते हैं, यानी कि डेब्ट को ऐड कर दिया, कैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आ गई। यानी कि किसी को अगर उस कंपनी को परचेज करना है तो इन टोटल कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, अभी कंपनी की कीमत क्या है। तो एंटरप्राइज वैल्यू में क्योंकि डेब्ट ऐड हो गया, तो इसीलिए कंपनी का टोटल इक्विटी हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में हम रखेंगे इबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अगर आपने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई कार्ड पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप डिटेल में एमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अर्निंग्स बिफोर, यानी कि अर्निंग्स टोटल अमाउंट हमने डिनोमिनेटर में रखी है, जिसमें से अभी तक इनकम टैक्स या फिर इंटरेस्ट या फिर किसी भी प्रकार का टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। कोई भी एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को नॉन कैश एक्सपेंसेस कहा जाता है, तो कोई भी एक्सपेंसेस इसमें से रिड्यूस नहीं हुए हैं, यानी कि कंपनी कुल अर्निंग्स कितनी हुई उसको हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय ट्रू कैश अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, इससे हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है वो हमें और सही वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है कि कंपनी की कुल कीमत से हमने डिवाइड कर दिया कंपनी की कुल अर्निंग्स। इससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ सकते हैं कि कंपनी पैसे पे कितना पैसा बना रही है, कंपनी को कितनी अर्निंग्स हो रही है, और कंपनी की जो कीमत है उसके हिसाब से कंपनी अभी कितना अर्न कर रही है। ये रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा कंपनी अंडर वैल्यूड होगी, क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो कुल रेशियो आएगा वो कम आएगा। तो आप जब भी एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग, या उनका कितना ज्यादा रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशन से, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कंपनी कितनी सेल्स कर पा रही है, कितने एफिशिएंटली वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रही है, अगर आप ऐसा कंपेयर करना चाहते हैं तो ईबी डिवाइडेड बाय इबिटडा आपको बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है। पीई रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंस ईबी बाय इबिटडा को देनी चाहिए, और सभी इन्वेस्टर्स जो कि सालों से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इस रेशियो को यूज करते हैं, उन सभी को इस रेशियो से बहुत हेल्प मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इबिट बाय एंटरप्राइज वैल्यू। ये क्या होता है? इबिट बाय एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि अर्निंग्स यील्ड, कंपनी अभी कितना अर्न कर रही है, ना कि डेब्ट, ना कि टैक्सेस, ना ही कोई और कैपिटल स्ट्रक्चर। इन तीनों फैक्टर्स को हमने अलग कर दिया, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में रखा है इबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिनोमिनेटर में हमने रखा है एंटरप्राइज वैल्यू। इससे हमें अर्निंग्स यील्ड का पता चलता है कि कंपनी एक साल में या फिर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कितना अर्न करने के लायबल है, अपने इक्विटी पे कंपनी कितना अर्न
कर पा रही है। तो ये हो जाता है EBIT बाय EV। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से समझिए, EBIT डिवाइडेड बाय EV, EV यानी कि डेप्थ को कंसिडर किया है। अब अगर डेप्थ कम है, कोई कंपनी है जिसका डेप्थ बहुत कम है और कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा हुई है, कंपनी के पास कैश ज्यादा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिससे टोटल रेशियो की वैल्यू इंक्रीज होगी। और ऐसी कंपनीज जिसका EBIT डिवाइड बाय EV का जो रेशियो है वो ज्यादा है, वो कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हो रही है। अभी तक टैक्सेस या फिर इंटरेस्ट को हटाया नहीं है, लेकिन कंपनी जो अपने इक्विटी पे, जो अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रही है वो बहुत ज्यादा है, और कंपनी के पास डेप्थ नहीं है, या हो सकता है डेप्थ हो फिर भी जो EV वैल्यू है वो कम है, कंपनी की कुल कीमत अभी कम है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग्स कर रही है। तो ये रेशियो, अगर इस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है कंपनीज के लिए। तो आप EV बाय EBITDA एंड EBIT बाय EV को यूज कर सकते हो फाइनेंशियल हेल्थ पहचानने में, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स पहचानने में, और अपने डिसीजंस को बेहतरीन तरीके से शेप करने में। तो अगली बार आप जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो पीई रेशियो के साथ ही साथ EV बाय EBITDA एंड EBIT बाय EV रेशियो को भी चेक करें, जिससे आपको और क्लियर और बेहतर हेल्प मिल पाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था फंडामेंटल एनालिसिस का 17th वीडियो। आपके साथ बने रहेंगे हम लोग। आशा करता हूं आप सभी वैल्यू इन्वेस्टिंग की वीडियोस अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप जरूर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहने की पूरी कोशिश करेंगे। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।